हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो ग्रंथ है आदिकाल में, उसका हम लोग एक तरह से समरी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के जो रचयिता हैं याद रखिएगा नरपति नाल हैं, और आप लोगों को याद भी होगा, जो लोग काफ़ी टाइम से यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको याद भी होगा। इसका जो रचना काल है वो 1515 ईस्वी था। यह हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं उनके पुनर्मिलन की सरस कथा शैली प्रस्तुत की गई है इसमें। याद रखिएगा पात्र जो है वो किसी भी ग्रंथों के पूछ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है ना, राजमती और जो नायक थे वो थे राजा बीसलदेव तृतीय। और राजमती किसकी पुत्री थी? भोज परमार की पुत्री थी। फिर देखिए इसमें लिखा है, स्टोरी है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष की राजमती उसके विरह में 12 वर्ष तक जो राजमती रहती है उसके विरह में क्या रहती है? दुखी रहती है। वह बेसिकली राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। फिर समंती जीवन के प्रति गहरी मतलब गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में मिलता है। यानी कि जब उसका जो बेसिकली बोला जाए कि बीसलदेव तृतीय थे, वो जब चले गए थे रुष्ट होकर उड़ीसा, तो जो राजमती रहती है वो जैसे बोलते हैं ना, राजभवन की दीवारों को कोसती हुई कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे भी वन में जाना है जहाँ मेरे स्वामी हैं, इस तरीके का करके वह भी क्या करती है? अपनी कामना को प्रकट करती है। और जो उसका जीवन है, जो उसका ऐशो आराम का जीवन रहता है, उसके प्रति उसको बिल्कुल भी उसका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है, उसको अरुचि पैदा हो जाती है। ठीक है, यही इस बारे में मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए बीसलदेव रासो है 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है, जिसमें मेघदूत व संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्षों का इसमें अत्यंत मार्मिक वर्णन है। ठीक है, और बेसिकली बोला जाए तो इसमें बहुत से प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी अपने भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है। अब देखिए खुमान रासो। तो खुमान रासो के जो रचयिता है वो कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका जो रचना काल है वो 9वीं शताब्दी है, क्योंकि 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के कृत संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है, परंतु यह सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि इसका जो रचना काल है वो 9वीं शताब्दी ही है। आरंभिक हिंदी के प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। और याद रखिएगा खुमान रासो जो है वो वर्तमान में उसकी जो हस्तलिखित प्रति है, ठीक है, वो पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। फिर देखिए इस ग्रंथ की 5000 छंदों में रचना की गई है और राजाओं के युद्धों एवं विवाहों का वर्णन हुआ है। फिर वस्तुतः वर्णनों के अंतर्गत नायिका भेद एवं षड ऋतु वर्णन भी मिलता है। राजाओं की प्रशंसा का काव्य का बेसिकली मुख्य प्रतिपाद्य है, यानी कि मुख्य उद्देश्य जो है वो राजाओं की प्रशंसा है। फिर उसमें वीर रस है, श्रृंगार रस है। फिर उसके बाद देखिए काव्यात्मक सरस वर्णन का उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत बार पूछा भी गया है। पीयू चित्तौड़ ना आवियू, सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी, खिड़खिड़ अगवे खीज, ये किसका है बताइए? ये खुमान रासो का है, जो कि दलपति विजय के द्वारा रचा गया है। ठीक है, और ये पूछता भी है, पंक्ति दे देगा, जैसे मान लीजिए यही वाला पंक्ति जो है पीयू, पीयू से खींच तक दे देगा और फिर बोलेगा कि किसका पंक्ति है, तो आप लोगों को याद रखना होगा दलपति विजय का। अब देखिए परमाल रासो। तो परमाल रासो के रचयिता आप लोगों को पता भी होगा, जगनीक है। जगनीक महोबा के राजा परमार्दी देव का आश्रित था, याद रखिएगा। और इसने आल्हा एवं ऊदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण क्या है, लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। ठीक है, और इसमें क्या है, परमाल रासो में इसी चीज का वर्णन किया गया है। आल्हा एवं ऊदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। इसी के आधार पर इसका जो रचना काल है वो 13वीं शताब्दी माना जाता है। यह वीर रस प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है, नोट करते जाएंगे। आज भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में गाया भी जाता है। परमाल रासो को श्रोताओं का हृदय वीर रस से भर जाता है जब ये सुनते हैं इसके जो
पंक्ति है वो। जैसे देखिए सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आल्हा खंड के नाम से कराया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित कर उसे नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित कराया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी अर्ध प्रामाणिकता को ही स्वीकार करते हैं। पृथ्वीराज रासों की भांति इसे भी अर्ध प्रामाणिक कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ करा के उसे ही नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित कराया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कराया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। और याद रखिएगा चार्ल्स इलियट ने परमाल रासों को सबसे पहले आल्हा खंड के नाम से प्रकाशित कराया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंदबर दाई ने की है। इस ग्रंथ का वर्ण विषय पृथ्वीराज की वीर गाथा का वर्णन करना है। याद रखिएगा, पृथ्वीराज की वीर गाथा का वर्णन इसमें किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हालांकि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को संदेह है। फिर देखिए इसमें लिखा है कि चंदबरदाई पृथ्वीराज का मित्र एवं दरबारी कवि था। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। याद रखिएगा, उस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। चौथा संस्करण जो है वो सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद है। इसी कारण ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसे क्या कहते हैं, छंदों का अजायब घर। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि छंदों का अजायब घर कौन सी रचना को कहा जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है छंदों का अजायब घर। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आजकल मुझे लग रहा है कि आप लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, ना प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं और ना ही ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, जबकि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। अभी आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियोस देख के अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, ताकि आपको लास्ट 1 मंथ जब बचा रहे तो उसी नोट्स को आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज़ कर सकें। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, बहुत सुस्ती आ रही होगी, आलस आ रहा होगा, लेकिन वो सबको साइड करके आप लोगों को अल्टीमेटली पढ़ाई करना है। ठीक है, उसी से हम बेसिकली कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो चलिए फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। याद रखिएगा, इसमें ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते हैं। रासो की प्रामाणिकता तो संदिग्ध है, संदिग्ध यानी डाउटफुल। फिर देखिए परंतु उसका जो काव्य है वो सौंदर्य अक्षुण्ण है। इसमें वीर एवं श्रृंगार रसों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसके वृहद संस्करण में कितने सर्ग हैं बताइए, 69 सर्ग हैं। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। याद रखिएगा, विजयपाल रासो एवं हम्मीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित रचना रही है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए पृथ्वीराज रासो एवं उसकी प्रामाणिकता। तो पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है उसके संदर्भ में विद्वानों में कई वर्ग बन गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है, जो रासो को सर्वथा अप्रामाणिक घोषित करते हैं। याद रखिएगा कौन कौन अप्रामाणिक घोषित करते हैं और कौन कौन प्रामाणिक घोषित करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं उसको एक साइड पे नोट डाउन कर लीजिए, और जो लोग अप्रामाणिक मानते हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर बुलर हो गए और रामचंद्र शुक्ल हो गए, कवि श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, ये सब क्या मानते हैं, अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा श्याम सुंदर दास जो है वो प्रामाणिक मानते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रामाणिक मानते हुए भी आदिकाल के अंतर्गत ही इसे स्थान दिया है। तृतीय वर्ग के विद्वान जैसे कि मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हैं, जिनकी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदबर दाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। चौथा वर्ग है नरोत्तम दास जी का, जिन्होंने कहा कि चंदबर दाई ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप से रासो की रचना की। इनके मत से कोई भी विद्वान क्या है, सहमत नहीं है।
अब देखिए चंदबरदाई का व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानेंगे। तो चंदबरदाई आप लोगों को पता है कि हिंदी के महान एवं विलक्षण प्रतिभा के संपन्न कवि थे। दुर्भाग्य से चंदबरदाई के बारे में बेसिकली जीवन परिचय से संबंधित ज्यादा हमारे पास क्या नहीं है, प्रमाणित कोई वक्तव्य नहीं उपलब्ध है। रासों के अनुसार चंदबरदाई जी का जन्म जो है वो 1206 माना जाता है, जो कि पृथ्वीराज के समकालीन ही है। गारसा दा तासी जो कि फ्रांसीसी विद्वान है, मैंने ये चीज पढ़ाया है गारसा दा तासी के बारे में, जिन्हें पृथ्वीराज के समकालीन ही मानते हैं। याद रखिए, जो गारसा दा तासी है वो चंदबरदाई को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन मानते हैं, यानी उसके आसपास के समय का मानते हैं। फिर है मिश्र बंधुओं ने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? और ऑप्शंस दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मिश्र बंधुओं ने माना है। फिर है इनका जो जन्म है वो लाहौर तत्कालीन पंजाब में हुआ था। ये जगती गोत्र के भट्ट ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि जालंधरी देवी इनकी इष्ट देवी थी और देवी की इन पर विशेष कृपा थी। चंदबरदाई बहुभाषा विज्ञ, बहुशास्त्री, व्याकरण के ज्ञाता थे। षट भाषा और छंद शास्त्र, पुराण, ज्योतिषी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, युद्ध विद्या इत्यादि में क्या थे? पारंगत थे। इतने सारे चीजों में ये पारंगत थे। पता है क्यों पारंगत थे? आप लोगों में से किसी को पता है क्यों पारंगत थे? क्योंकि इनके टाइम पे रील्स नहीं होते थे, शॉर्ट्स नहीं होते थे, ये स्क्रॉलिंग नहीं करते थे फ़ोन में फालतू टाइम पे। फालतू टाइम पे भी इनके पास अगर कोई टाइम होता था तो उसको ये किस चीज़ में लगाते थे? अपने किसी अन्य कार्य को सीखने में लगाते थे। तभी तो ये व्याकरण के ज्ञाता भी हो गए, पुराण के ज्ञाता हो गए, ज्योतिषी भी आती है, जादू टूना भी आता है, तंत्र मंत्र, युद्ध विद्या, इतने सारे इन्हें लैंग्वेजेस भी आते थे उस टाइम पे, जबकि इंटरनेट नहीं था, सीखने का वैसा कोई माध्यम नहीं था, बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते थे। फिर भी क्या थे ये लोग? बहुत ज़्यादा विद्वान होते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चंदबरदाई की कृतियां। तो चंदबरदाई अजमेर और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अतः चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उसके द्वारा लड़े गए युद्धों पर आधारित एक विशाल महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की है। पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथात्मक काव्य है। वीर गाथात्मक काव्य मतलब कि इसमें बेसिकली वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है राजा के, इसलिए इसे रासो कहा जाता है। मैंने आप लोगों को रासो काव्य भी पढ़ाया है। रासो काव्य जिसमें कि किसी की वीरता की वर्णन की जाती है, वहां पर रासो काव्य उसे कहते हैं। पृथ्वीराज रासो में याद रखिएगा, ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, 69 सर्ग है और बेसिकली ये याद रखिए समय में बटा है, 69 समय। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था कि पृथ्वीराज रासो जो है वो किसमें बटा है? समय, फिर समय भी लिखा हुआ था, सर्ग भी लिखा हुआ था, उसमें भाग भी लिखा हुआ था, अध्याय भी लिखा हुआ था। तो याद रखिए समय पर हमें टिक करना है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही माइनर, मतलब बोला जाए तो एकदम माइन्यूट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें लगभग 16,000 से भी अधिक छंद संकलित है। यद्यपि कतिपय ऐतिहासिक कल्पनात्मक विषयों विसंगतियों इसकी भाषा के कारण कुछ विद्वानों ने इसे अप्रामाणिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है। याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसे, जैसे पृथ्वीराज रासो को, तो हमें क्या होना पड़ता है? और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि भाषा का इसमें कोई स्थान ही नहीं है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था ही नहीं है। दोहे और कुछ कवितों की भाषा तो ठीक है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नई रूपों में मिलती है, परंतु साथ ही साथ कहीं कहीं भाषा भाषा अपने वास्तविक प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने तरीके के हैं। परंतु डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु आदि ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रामाणिक ही माना है। फिर देखिए कर्नल टाट के अनुसार कवि चंद की यह कृति तत्कालीन समय का सार्वभौमिक इतिहास है। इसमें 69 अध्यायों में 1,00,000 पदों से भी अधिक छंदों के द्वारा पृथ्वीराज के युद्धों, राजस्थान के सभी कुलीन सामंतों एवं उनके पूर्वजों का वर्णन किया गया है। जैसे इसमें देखिए गारसा दा तासी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो में 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पुण्य चित्रण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट पूछ देता है कि पृथ्वीराज रासो में 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पुण्य चित्र है,
यह किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा गारसादा तासी के द्वारा। मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल दे दिया और आप लोग कंफ्यूज होकर रामचंद्र शुक्ल पे टिक कर देंगे, तो इस वजह से इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद करते रहिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का 2 क्वेश्चन रेडी हो जाता है। एक कर्नल टार्ड वाला स्टेटमेंट है और एक है गारसादा तासी वाला स्टेटमेंट। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मिश्र बंधु बहुत फेमस है, तो मिश्र बंधु ने याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए चंद्रबरदाई अपने जीवन काल में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण नहीं कर सके थे, अतः इस ग्रंथ को उनके पुत्र ने पूर्ण किया था। ध्यातव्य है कि चंद्रबरदाई के 10 पुत्र थे, सूर, सुंदर, सुजान, जलहड़, बलिभद्र, केहिर, वीरचंद, अवधूत और गुजराज। अब देखिए चंद्रबरदाई की साहित्यिक विशेषताएं। तो चंद्रबरदाई की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा प्रकृति चित्रण। पहला कौन सा हो जाएगा? प्रकृति चित्रण। देखिए लिखा है कवि ने प्रकृति चित्रण के संदर्भ में समय समय पर अपनी रुचि का परिचय कराया है। वस्तुतः चंद्रबरदाई ने अपने रासो ग्रंथ में मात्र प्रकृति के आलंबन एवं उद्दीपनों रूपों का ही वर्णन किया है, जैसे कि युद्ध का वर्णन, जल क्रीड़ाएं, आखेट, नगर सज्जा, विवाह आदि का वर्णन करते हुए उसमें प्रकृति के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। ये दोनों पंक्ति को एक बार पढ़ लेंगे ठीक से, क्योंकि मान लीजिए आ जाता है कि कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। अब देखिए याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो में सौंदर्य के चित्रण का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो मुख्यतः एक वीर गाथात्मक काव्य है, लेकिन कवि ने इसमें सौंदर्य चित्रण करके अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा को एक परिचय प्रदान किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि इसमें पृथ्वीराज रासो अपने नखशिख सौंदर्य वर्णन में अद्वितीय स्थान रखता है। नखशिख सौंदर्य वर्णन मतलब नख मतलब नाखून, नाखून से लेकर पैर के नाखून से लेकर शिख यानी शिखा बाल तक का वर्णन करना, ठीक है। फिर देखिए इसमें बेसिकली सौंदर्य उपमाओं की भरमार है। कवि ने नायिका के अधरों की उपमा पके हुए बिंब फल से की है। संयोगिता की चमकते मस्तक पर लगे कस्तूरी तिलक की कल्पना कवि ने चंद्र की गोद में बैठे मृग के साथ की है। एक स्थान पर कवि चंद्र ने देश विषयक सिख नख का वर्णन किया है। यहाँ कवि ने सरस्वती देवी को आराध्य बनाकर उनके सौंदर्य का भी वर्णन किया है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन ये पूछ देता है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लाइन है कि संयोगिता के चमकते मस्तक पर लगे कस्तूरी तिलक की कल्पना कवि ने किसके साथ की है? तो चंद्र की गोद में बैठे मृग के साथ की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए युद्ध चित्रांकन। तो चूंकि पृथ्वीराज रासो वीर काव्य है, इसलिए इसमें युद्ध स्थलों, युद्ध के लिए सुसज्जित सेनाओं आदि का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः 2 युद्धों का जीवंत रूप देखने को मिलता है। पहला है पृथ्वीराज जयचंद का युद्ध, फिर है दूसरा है पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध। याद रखिए 2 युद्ध है और दोनों का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने युद्धों का जीवंत रूप देखने को मिलता है? तो 2 युद्धों का, और पहला हो जाएगा पृथ्वीराज जयचंद का युद्ध और दूसरा हो जाएगा पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है पृथ्वीराज रासो बेसिकली एक वीर गाथात्मक काव्य है, तो इसमें वीर रस का बेसिकली वर्णन होगा ही, श्रृंगार का भी वर्णन होगा, क्योंकि इसमें बेसिकली बोला जाए संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम का वर्णन भी किया गया है। देखिए ज्योतिष वर्णन। तो कवि चंद्रबरदाई ने ज्योतिष के महान विद्वान थे। रेवा तट समय में उन्होंने अपने एक छंद में ज्योतिष विद्या का मानो निचोड़ ही रख दिया है। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की सेना को नजदीक जानकर युद्ध की तैयारियां कर ली थी। इसी प्रसंग में कवि ने बताया कि शुभ मुहूर्त के अनुसार पृथ्वीराज ने पंचमी तिथि मंगलवार को गोरी की सेना के ऊपर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। देखिए चंद्रबरदाई की भाषा शैली। तो कवि चंद भाषा के धनी थे। उन्होंने स्वयं अपने आप को षट भाषा का ज्ञाता बताया है, यानी कि 6 भाषाओं की ये ज्ञाता थे। रासों में उन्होंने इन 6 भाषाओं को गिनाया भी है। जैसे लिखा है संस्कृत, प्राकृत, चैव, अपभ्रंश, पिशाचिका, मागधी, सूर्य, सैनिश, सट भाषा शेव जयते। वन, नदी, पर्वत, युद्धकालीन दृश्य, रति, केली का भी वर्णन इन्होंने अपने भाषा में किया है। युद्ध वर्णन में उन्होंने जहाँ डिंगल भाषा का प्रयोग किया है,
तो वहीं पर प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि के लिए पिंगल भाषा का यूज़ किया है। आप लोगों ने सुना भी होगा डिंगल, पिंगल भाषा। देखिए डिंगल में राजस्थानी और अपभ्रंश मिलते हैं। पिंगल में मैंने आप लोगों को बताया था कि पिंगल में जो है वो ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा मिलते हैं। याद रखिएगा, ब्रज भाषा और अपभ्रंश ये दोनों मिलकर बनाते हैं पिंगल। पिंगल में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन मिलता है। युद्ध के लिए राजस्थानी भाषा का प्रयोग होता है और प्रेम के लिए ब्रज भाषा का। फिर देखिए चंद्रबरदाई ने अपने इस रासो ग्रंथ में संस्कृत, फारसी, अरबी, अपभ्रंश, देशज, राजस्थानी, ब्रज भाषा, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है, परंतु रासों में अनेक प्रक्षिप्त अंश जुड़ने के कारण भाषा अस्त व्यस्त हो गई है। उसमें एक रूपता दृष्टिगत नहीं होती, व्याकरण का रूप भी अव्यवस्थित दिखाई देता है। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद्रबरदाई ने लगभग 72 छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें छप्पय प्रधान है। चंद्रबरदाई ने रासों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया है। याद रखिएगा, और एक चीज एकदम अच्छे से याद रख लीजिए कि पृथ्वीराज रासो जो है उसमें 69 समय है, जिसे आप सर्ग कह सकते हैं, लेकिन समय से याद रखिएगा 69। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग का कथानक। पृथ्वीराज रासो में 69 समया सर्ग है। रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का 27वां समया सर्ग है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका क्रम याद रखना इंपॉर्टेंट है। रेवा तट किसमें है? 27वें समया सर्ग में है। याद रखिएगा 27, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए इसमें लिखा है कि इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गोरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। ये भी याद रखिएगा कि रेवा तट पर किन दो लोगों के बीच संघर्ष हुआ था? पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी। जब शहाबुद्दीन को अपने गुप्तचरों द्वारा ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा यानी कि नर्मदा तट के समीप वन आखेट में रत है, तो वह अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है। फिर देखिए परंतु पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेते हैं और उसकी सेना को छिन्न भिन्न करके उसे यानी शहाबुद्दीन को बंदी बना लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत सर्ग में युद्ध का वर्णन है, इसलिए कुछ विद्वान इस अंश के नामकरण रेवा तट पर आपत्ति उठाते हैं। लेकिन इस सर्ग में वर्णित पृथ्वीराज का रेवा तट के समीप किसी वन में आखेटरत होना, शहाबुद्दीन के आक्रमण करने पर उत्साह के साथ उस पर पलटवार करना आदि घटनाएं इस शंका का निराकरण कर देती है। रेवा तट सर्ग की कथा इस प्रकार से है। हम उसकी कथा की जो कथा वस्तु है वो जान लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय द्वारा देवगिरी को जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया है। एक दिन चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा नदी के तट पर एरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, आप रेवा तट पर शिकार खेलने चले। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा कि देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए। कवि चंद्रबरदाई ने उत्तर दिया, हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला था। एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी। याद रखिए कि शाखाएं तोड़ी तथा ऋषि दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ डाला। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदांध हाथियों को श्राप दे दिया। इस कारण हाथी तब से गतिविहीन हो गए। तब मनुष्यों ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। कवि चंद ने आगे बताया कि अंगदेश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता था। उसी प्रकार पाल काव्य ऋषि रहते थे उसी वन में, जिनकी हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषि की हाथियों से इतनी प्रीति का क्या कारण था? कवि ने बताया कि एक बार एक ब्रह्म ऋषि को घोर तपस्या में रत देखकर राजा इंद्र जो थे, देवराज इंद्र, वह क्या हो गए? डर गए थे। उनकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा, एक अप्सरा जो थी, आप लोग जानते होंगे, उनको ऋषि के पास भेजा। ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हाथिनी होने का श्राप दे दिया। एक दिन सोते हुए एक मुनि का वीरताप हो गया, जिसे उस हाथिनी ने खा लिया। पालकाव्य मुनि का जन्म हुआ। पालकाव्य मुनि इसी कारण से हाथियों से प्रीति रखते थे। पालकाव्य ऋषि और वे श्रापित हाथी एक दूसरे से बड़ी प्रीति रखते थे। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। हाथी पालकाव्य से बिछड़ने के कारण दुर्बल होते चले गए। होता है ना, विरह में क्या हो जाते हैं, हम बल रहित हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, हमारा सारा बल चला जाता है। उनके दीर्घकाय शरीर जो है वो कृशकाय हो गए। फिर पालकाव्य ऋषि वहां आए और फिर उनकी काफी सेवा शुश्रूषा की।
फिर देखिए कोपल, पराग, पत्ते, छाल, शाखाएं आदि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी पुनः हष्ट-पुष्ट हो गए। कवि चंद का हाथियों के विषय में यह वृतांत सुनकर राजा पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। तभी चामुंड राय ने पृथ्वीराज से कहा, हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे। आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। चामुंड राय ने आगे कहा कि वहां पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर, अन्य पक्षी भी रहते हैं और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो अवर्णनीय है। फिर देखिए यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मेरे वहां जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी ही, साथ ही स्थान भी रमणीक है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी वहां खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान जो है वो लाहौर की ओर चल दिए। फिर देखिए पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गोरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गोरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। गोरी ने चिनाब नदी को पार किया और उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ। चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातार यानी कि मारूफ खान गोरी का प्रधान सेनापति लाहौर से केवल 5 कोस दूरी पर है। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान को क्रोध आ गया। पृथ्वीराज ने गोरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे घनघना गए। चौहान की सेना के लोहे बाणों को देखकर गोरी की सेना घबरा गई। दोनों की सेनाएं भिड़ गई, यानी दोनों में बहुत ज्यादा युद्ध होने लगा। और इस युद्ध में चौहान पक्ष के साथ साथ गोरी पक्ष में भी बहुत से योद्धा मारे गए, जैसे कि सोलंकी माधव राय, गरुड़ गोविंद, पतंग जयसिंह, चंद पुंडीर, लोहाना आदि बहुत से वीर मारे गए। 4 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर रघुवंशी राम ने गोरी को पकड़ लिया। सुल्तान गोरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले आया। वह 1 माह 3 दिन तक पृथ्वीराज की कैद में रहा। शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गोरी को छोड़ने की विनती की। दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें इत्यादि क्या है उन्हें भेंट स्वरूप दी। फिर देखिए तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गोरी से संधि कर ली और पहिना उड़ाकर उसे घर भेज दिया। यही रेवा तट की जो सर्ग है वहां पर समाप्त हो जाती है। फिर देखिए रेवा तट की काव्यगत विशेषताएं। पहला हो जाएगा भावपक्ष। पहला क्या हो जाएगा? भावपक्ष। तो रेवा तट का प्रधान विषय पृथ्वीराज चौहान और गोरी का युद्ध है, जैसा कि हम सबको पता है। फिर है स्पष्टता। इसका वर्णन जो है वो वीर रस में किया गया है। सर्ग के आरंभ में चौहान को रेवा तट पर शिकार करने के लिए प्रेरित करते समय कुछ सौंदर्य प्रधान छंद भी मिलते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण सर्ग में युद्ध का वर्णन, सैनिक व्यूह रचना, युद्ध साज सज्जा आदि का ही वर्णन देखने को मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि संपूर्ण सर्ग में वीर रस का ही परिपाक हुआ है। ये सारे पंक्तियां एटलीस्ट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज रासो का ये पंक्ति है, चंदबर दाई का, ये चीज आप लोगों को पढ़ते ही याद आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है, वीर रोष बर बैर बर झुकी लगो आसमान, तो नंदन सोमेश को फिर बंधो सुरतान। किसका है ये? चंदबर दाई का है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए वीर रस एवं रौद्र रस की पुष्टि करने वाला छंद देख लीजिए। भय प्रात रत्ती अजूरत दीसय, चंद मंदय चंदयो, भर तमस तामस सुर बर भरी, रास तामस छंदयो, बर बज्जियम निशान धूरी घन, बीर बरनी अंकुरयम, धक धर धर की धारे करशी कारई, रश्मि सूरस कूरयम। एक इसका है चंदबर दाई का, पृथ्वीराज रासो का एक प्रसिद्ध छंद है। अब देखिए कला पक्ष। तो कला पक्ष की दृष्टि से रेवा तट स्पष्ट और प्रभावशाली है। वीर रस से पुष्ट होने के कारण इस सर्ग की भाषा जो है ओजपूर्ण है। ओजपूर्ण मतलब जिसको पढ़कर क्या हो, ओज पैदा हो। फिर देखिए कवि ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हुए अरबी, फारसी तत्सम आदि शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। इसमें लिखा है ओजपूर्ण भाषा का एक उदाहरण देख लीजिए। रे गुज्जर गंवार राज लय मट न होई, अप मरे छिज्जे नृपति कौन कारज यह जोई। देखिए चंदबर दाई जो है ना,
उन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया, जैसे देखिए दोहा हो गया, छप्पय, भुजंगी, साटक, कुंडलिया, कंठ शोभा, मोतीदाम, उसके बाद है रसावला इत्यादि। और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये वाला तो एक बार एग्जाम में आ भी चुका है कि यही बेली फल हथ ले तो ऊपर तातार, ये वाला आ चुका है। एक बार बस इसे आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज रहे। देखिए यहाँ पे लिखा है, पृथ्वीराज रासों में कवि चंद्रबरदाई के प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा के चहुओर दर्शन होते हैं, यानी चारों ओर दर्शन होता है। जैसे आप लोग इसको देख सकते हैं, लोह वंच उडतंत पत तरवर जिमी डोले। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग देखिए, धन रहे ध्रम जस जागे है दीप दीपति दिवलोकपति। यहाँ पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है, जिसकी वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर है विप्सा अलंकार, बह बह कही रघुवंश राम हकारी स उठियो। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार देख लीजिए, बरबीर धाग जुगिंद पतीय कब्बी ओपय पायम। इस तरह प्रस्तुत सर्ग रेवा तट कला पक्ष की दृष्टि से वैभवपूर्ण है। कवि ने प्रसंगानुकूल विविध छंदों, रसों, अलंकारों आदि का प्रयोग करके पृथ्वीराज रासों को श्रेष्ठ काव्य बनाने में सफलतम प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर रेवा तट की प्रमुख पदों की व्याख्याएं हैं, जो कि हम लोग लगभग 10-12 व्याख्या देख लेंगे, ताकि मान लीजिए कि अगर कई बार आ जाता है ना कि कुछ पंक्ति दे देता है, या तो उसका अर्थ पूछ देता है, या फिर मान लीजिए कोई पंक्ति दे देगा, बोलेगा कि यह किस रचनाकार की पंक्ति है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक बार एटलीस्ट हम लोगों को जितने भी पद दे हैं उसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।